जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रेंड्स। आप इसमें जो टॉपिक्स रहते हैं ना आपके एग्रीकल्चर टॉपिक में वो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखे ना, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए फ्रेंड्स, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं ना। आज इस वीडियो में जो आपके चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक्स बचते हैं ना वो डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में जहाँ तक किया था ना फ्रेंड्स, वो मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बना के रखा है, आप जाके देखिए ना। अब आज इस वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स मेजर क्रॉप्स, यानी कि क्या क्या क्रॉप्स है जो आज के आपके एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 है ना इसमें है। किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। आपको कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बेसिक्स बहुत जरूरी होते हैं। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 हम कर रहे हैं ना। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब देखिए, लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है ना फ्रेंड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप जो है ना पूरी दुनिया में लगाए जाते हैं। तो अब ये बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे हमें है ना सबको खाना खिलाना है। दैट्स वाई अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ना। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, डिमांड्स बढ़ रहे हैं ना। अब सबकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, सबको खाना खिलाने के लिए हमें क्रॉप्स में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। दैट्स वाई अलग अलग टाइप के क्रॉप्स होते हैं। अब ये क्रॉप जो है ना फ्रेंड्स, ये रॉ मटेरियल, ऐसे रॉ मटेरियल सप्लाई होता है कहाँ पे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ना। अब ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? जो एग्रीकल्चर से जो हम क्रॉप्स निकालते हैं ना फ्रेंड्स, उसको हम भेजा जाता है कहाँ पे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। अब इस जब ये इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो अलग अलग टाइप के आपके बहुत सारे चीजें बन के आते हैं ना मार्केट में, ये आप समझ सकते हो। यानी कि जो आप हम जो क्रॉप्स उगाते हैं ना फ्रेंड्स खेतों में, ये कैसे ऐसे रॉ मटेरियल्स कहाँ जाते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। ये आप याद रखिए। जैसे कि कौन कौन से क्रॉप्स है आपके? व्हीट हुआ, राइस हुआ, मेस हुआ, मिलेट्स हुआ है ना, ये सारे क्रॉप्स है। इसके साथ साथ जो जूट एंड कॉटन जो है ना फ्रेंड्स, इनको हम कहते हैं फाइबर क्रॉप्स, ये आप याद रखिए ना। इसके साथ इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स क्या क्या है आपके? टी एंड कॉफी, यानी कि टी एंड कॉफी जो है ना फ्रेंड्स वो क्या है? बेवरेज क्रॉप्स, ये आप याद रखिए। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, राइस क्या होती है ना। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लगाए जाते हैं वो क्या, वो कौन सी क्रॉप है आपकी? राइस, यानी कि चावल है ना, सबको पता है। अब ये क्या है? स्टेपल डाइट है, यानी कि ये जो मोस्टली जो है ना पॉपुलेशन इस इसको यूज करते हैं, चावल को है ना, यानी राइस खाते हैं, ये सबको पता है। बट कि किन कौन से रीजन में? दुनिया के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। अब दुनिया में जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन जो है ना फ्रेंड्स, उनमें ज्यादातर लोग खाते हैं राइस एज ए स्टेपल डाइट है ना, ये आप समझ सकते हो। अब राइस के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? राइस लगाने के लिए हाई टेम्परेचर ठीक ठाक चाहिए, यानी कि हाई टेम्परेचर चाहिए। इसके साथ साथ हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी कि नमी ठीक ठाक चाहिए। इसके साथ साथ रेनफॉल जो है ना फ्रेंड्स, वो मेस ये यानी कि आपके टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, रेनफॉल हुआ, जब ये कंडीशंस तीनों मिल जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो राइस के लिए बहुत ही अच्छी होते हैं ना क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब इसके साथ साथ सॉइल आपके लिए कौन सा सॉइल चाहिए? इसके लिए एलुवियल क्लेई सॉइल, यानी कि अब क्ले सॉइल में क्या होता है ना फ्रेंड्स, क्ले में क्या होता है? पानी रुक जाएंगे ना। क्यों? जब आप अगर इसमें सैंड डालेंगे ना तो पानी ये सैंड के अंदर गायब हो जाते हैं। दैट्स व्हाई मोस्टली जो आपके राइस का जो फील्ड होता है ना वो किस फॉर्म में होते हैं? आपके क्लेई सॉइल है ना, ये आप समझ सकते हो। अब इसके लिए क्यों? क्योंकि इसका जो है ना फ्रेंड्स वो रिटेन वाटर, यानी कि जो क्ले जो है ना वो पानी अपने साथ इसको जो है ना, जिस राइस के फील्ड में आपने देखा होगा फ्रेंड्स, मोस्टली वहां पे जो सॉइल है ना वो कौन सा सॉइल है? क्लेई सॉइल। क्यों? क्योंकि वो पानी को जो है ना अंदर जाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो लो परमिबिलिटी है ना। पानी जब अंदर नहीं जाएंगे तो आपके फील्ड में ना पानी कंटिन्यूअसली चाहिए, किसके लिए? आपके राइस के लिए ना। दैट्स वाई इसमें जो आपकी राइस की जो फील्ड होता है ना, इसमें कौन से सॉइल होते हैं? आपके क्लेई सॉइल, यहाँ पे याद रखिए। अब दुनिया के सबसे जो मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस जो है ना फ्रेंड्स, वो कौन से? सबसे पहले आता है आपको चाइना, इसके बाद फॉलोड बाय इंडिया है ना। इंडिया यानी कि हमारे देश में होते हैं। चाइना के बाद उसके बाद है आपके जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट, ये सारे देश है ना फ्रेंड्स, इसमें राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है ना, यहाँ भी याद रखिए। अब
फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, जैसे आपके वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे दो क्या कभी कभी 3 वीक जो है ना फ्रेंड्स क्रॉप्स ग्रो की जाती है साल भर में, यानी कि आपके बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में ना यहाँ यहाँ पे साल में कभी कभी 3 बार भी क्रॉप्स मिलते हैं ना। दैट्स वाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, ये आप समझ सकते हो। इसके बाद है फ्रेंड्स व्हीट। अब व्हीट के लिए क्या चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि बहुत ठंड भी नहीं बहुत गर्म भी नहीं है ना, इसमें मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। इसके साथ साथ रेनफॉल चाहिए, कब? जब ये ग्रो कर रहे होते हैं ना, ग्रोइंग सीजन, खेत में जब बीज को डालने के बाद जब इसका ग्रो होता है ना फ्रेंड्स, तब इसके लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा रेनफॉल। उसके साथ साथ जब ये हार्वेस्ट होते हैं ना फ्रेंड्स, फसल काटने के टाइम इसके लिए क्या चाहिए? ब्राइट सनशाइन, यानी कि सनशाइन ठीक ठाक चाहिए ना। क्यों? क्योंकि जब ये सूख जाएंगे ना फ्रेंड्स अच्छे से, फिर इसको हार्वेस्ट करने में इजी हो जाते हैं ना। अब ये कहाँ पे थ्राइव करते हैं? बेस्ट इन वेल ड्रेन लोमी सॉइल, ये आप याद रखिए। देखिए वीट की कौन से सॉइल में होते हैं? आपके लोमी सॉइल। अब दुनिया भर के जो कुछ कंट्रीज है जो एक्सटेंसिवली ग्रो करते हैं वीट को, कौन कौन से? आपके यूएस, अब इसके बाद कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन जो है ना फ्रेंड्स, इसके बीच में ग्रासलैंड आते हैं, इसको बोलते हैं स्टेपी ग्रासलैंड है, यानी कि ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसको ना। अब दोनों कंट्री अब युद्ध में है, तो आपने न्यूज में पढ़ा होगा फ्रेंड्स, कहीं से देखा होगा कि जो यूक्रेन है ना, वो अपने वीट को बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये ब्लैक सागर है ना, ब्लैक सी, अब वहां पे रशिया ने अपने नेवी को रखा है, तो उनको अपना वीट जो है ना वो एक्सपोर्ट करने में मुश्किल हो रही है। आपने न्यूज में पढ़ा होगा, आप समझ सकते हो। दैट मीन्स रशिया और यूक्रेन में भी ना ठीक ठाक वीट होते हैं, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं। और इंडिया जो है ना फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर में तो हम आगे है ही है ना, हर कोई क्रॉप्स हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं। अब हमारे देश में कब होते हैं? मोस्टली विंटर में, ये आपने सुना होगा ना। इसके बाद है फ्रेंड्स आपके मिलेट्स। अब इसको क्या बोलते हैं? मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स, यानी कि मिलेट्स को क्या बोलते हैं हम? कोर्स ग्रेन्स। अब इसके लिए कोई फर्टाइल, अगर जमीन मिट्टी जो है ना अगर फर्टाइल कम भी होगा ना फ्रेंड्स, उसमें ये इजीली ये ग्रो कर जाएंगे ना। कौन से? आपके मिलेट्स है ना। इसके साथ साथ सैंडी सॉइल्स, यानी आपके राइस में क्या बोला था हमने? क्लेई सॉइल, यहाँ पे सैंडी सॉइल। दैट मीन्स जहाँ पे सैंडी सॉइल होगा वहां पे पानी नहीं रोकेंगे ना। दैट मीन्स मिलेट्स के लिए पानी रोकना जरूरी नहीं है ना, ये आप समझ सकते हो। अब ये क्या है ना फ्रेंड्स, इट इज हार्डी ग्रोथ दैट नीड्स लो रेनफॉल, यानी कि इसके लिए क्या है? बारिश उतना मतलब कम भी होगा ना, ये इजीली ग्रो कर जाएंगे आपके मिलेट्स है ना। लेकिन इसके लिए हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, यानी कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए ना। इसके साथ अगर मॉडरेट टेम्परेचर भी होगा ना, ये इजीली ग्रो कर जाएंगे, ये आप समझ सकते हो। और एडिक्वेट रेनफॉल। इसके साथ क्या क्या है? बाजरा, ज्वार एंड रागी, ये कहाँ पे हमारे देश में लगाए जाते हैं? आपके ये जो क्रॉप्स है आपके बाजरा, बाजरा, ज्वार एंड रागी, ये आप याद रखिए ना। अब इसके साथ अदर कंट्रीज कौन से? आपके नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर, इन कंट्रीज में आपके मिलेट मिलते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। इसके बाद है फ्रेंड्स आपके मेस। अब मेस के लिए क्या चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल भी चाहिए ना, यानी ठीक ठाक बारिश भी चाहिए। एंड बस बट इसमें जो मेज जो आ रहा है ना फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट जो ना वो क्या है? आपके लॉट्स ऑफ सनशाइन, यानी सनशाइन इसके लिए बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इसको अच्छे से पकने के लिए, ये आप समझ सकते हो। अब ये किस में होते हैं? वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, यानी कि इसके लिए जमीन भी फर्टाइल होना जरूरी है। जैसे कि आपके कौन किस किस किन किन कंट्रियों में ये ज्यादा होते हैं? आपके नॉर्थ अमेरिका, जैसे यूएस वगैरह हुआ ना, ब्राजील, चाइना, रशिया के, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको, इन देशों में आपको मेज ठीक ठाक मिल जाएंगे है ना। अब मेज को जो है ना फ्रेंड्स हम कॉर्न भी बोलते हैं ना, ये आपने खाया होगा फ्रेंड्स बहुत जगहों पे। अलग अलग टाइप के कलरफुल मेज आपको देखा होगा, ये आप समझ सकते हो। इसके बाद है फ्रेंड्स आपके कॉटन। कॉटन के लिए क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ठीक ठाक चाहिए। रेनफॉल जो है ना फ्रेंड्स उसके लिए क्या चाहिए? आपके कॉटन के लिए लाइट रेनफॉल, यानी कि बहुत हैवी भी नहीं। अगर हैवी रेनफॉल होगा तो क्या हो, ये खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि आपने कॉटन देखा होगा फ्रेंड्स, ये बहुत हल्का होता है। दैट मीन्स इसके लिए क्या चाहिए? लाइट रेनफॉल। और 210 फ्रस्ट फ्री डेज ना, यानी कि जमीन जो है ना वो फ्लड से फ्री होना चाहिए, कितने कितने दिनों के लिए? 210 दिनों के लिए ना।
इसके साथ साथ क्या चाहिए, ब्राइट सनशाइन, यानी सनशाइन इसके लिए ठीक ठाक चाहिए ना, किसके लिए, आपके कॉटन के लिए, कॉटन की ग्रोथ के लिए। अब ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल्स। सबसे पहले इसके लिए ब्लैक सॉइल तो चाहिए ही, उसके बाद एलुवियल सॉइल्स, चाइना हुआ, यूएस हुआ, इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, ब्राजील एंड इजिप्ट, इन कंट्रियों में ठीक ठाक आपको कॉटन मिलेंगे, लीडिंग प्रोड्यूसर है दुनिया भर के। जब इसका जो है ना फ्रेंड्स, इसका जब हार्वेस्ट होता है आपके कॉटन का, तो ये ऐसे रॉ मटेरियल जाते हैं कहाँ पे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, है ना, ये आपने सुना होगा। इसके बाद है फ्रेंड्स आपके जूट। जूट को हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर, यानी कि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस क्रॉप को हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर। तो है आपके जूट, ये आप समझ सकते हो। अब ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, एलुवियल साइल, है ना, इसके लिए एलुवियल साइल चाहिए, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चाहिए आपके जूट के लिए। इसके साथ साथ हैवी रेनफॉल चाहिए, एंड साथ साथ ह्यूमिड क्लाइमेट होना बहुत ही ज़रूरी है, ये आप समझ सकते हो। अब ये मोस्टली ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं आपके जूट। इंडिया एंड बांग्लादेश जो है ना फ्रेंड्स, वो लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है, जूट है, ये आप याद रखिए, है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जैसे कुछ कंट्रीज लिखा है ना फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि मोस्टली किस कंट्रीज में हो, ये आपको हमेशा एटलस हमेशा साथ रखना चाहिए फ्रेंड्स, ये जरूरी होता है। इसके बाद है आपकी कॉफी। इसके लिए क्या चाहिए, वार्म एंड वेट क्लाइमेट, यानी कि वेट के साथ साथ वार्म क्लाइमेट होना बहुत जरूरी है ना। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा फ्रेंड्स, मोस्टली हम हमारे देश के अंदर जो साउदर्न पार्ट है ना, वहाँ पे ज्यादा होता है कॉफी, और साथ साथ में इसके लोमी सॉइल होना जरूरी है। इसके लिए थोड़ा स्लोपी एरिया होगा ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसके लिए सुटेबल है, इसके लिए आपके कॉफी के लिए। अब ब्राजील जो है ना फ्रेंड्स, और लीडिंग प्रोड्यूसर है आपकी कॉफी में, फॉलोड बाई कोलंबिया एंड इंडिया। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आपके पास अपने साथ हमेशा एटलस खोल के होना चाहिए, जैसे कोलंबिया कहाँ पे है ना, ब्राजील कहाँ पे, ये आप अपने साथ रखिए एटलस को। इसके बाद है फ्रेंड्स टी। अब टी क्या है, बेवरेज क्रॉप है, जिससे हम चाय पीते हैं ना, टी आप समझ सकते हो। ग्रोन ऑन प्लांटेशंस, प्लांटेशंस क्या होता है, इस पिछले की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए, क्लाइमेट कूल, जैसे सुबह सुबह होता है ना फ्रेंड्स, कूल क्लाइमेट, इस टाइप की क्लाइमेट होना जरूरी है। और हाई रेनफॉल बहुत ही जरूरी है आपके टी के लिए, थ्रू आउट पूरे साल के लिए। क्योंकि इसका जो लीव्स होते हैं ना, आपके पत्ते चाय के, इसके लिए ठीक ठाक रेनफॉल होना चाहिए, यानी कि बारिश होनी चाहिए पूरे साल भर के लिए ना, ये जरूरी है। कहाँ पे होता है आपके लोमी सॉइल्स के अंदर, इन जेंटल स्लोप, स्लोप इस तरह के स्लोप होना जरूरी है ना। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा फ्रेंड्स, असम के एरियाज में ये ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ये स्लोपी एरिया में होता है ना। लास्ट नंबर में लेबर चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके पिक जो है ना फ्रेंड्स, लीव्स, चाय के पत्ते को उठाने के लिए लेबर चाहिए। इसके साथ साथ कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये लीडिंग प्रोजेक्ट, बेस्ट क्वालिटी जो है ना फ्रेंड्स, ये कंट्रियों में मिलते हैं आपके, जैसे कीनिया हुआ, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, है ना, ये आप समझ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन देशों में होते हैं ना। अब इसके बाद है फ्रेंड्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या होते हैं, देखिए। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है ना फ्रेंड्स, हम किसको बोलते हैं, एफर्ट्स टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई फील्ड होगा, एक खेत होगा ना, उसमें हमें पैदावार बढ़ाना है, इसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। क्यों, बढ़ते हुए आबादी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है दुनिया भर में फ्रेंड्स, सबको खाना खिलाने के लिए हमें अपने एग्रीकल्चर की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, इसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि फार्म प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाना। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, सबको खाना खिलाना है। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर फार्म प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपके क्रॉप एरिया को बढ़ाना, जैसे कोई एरिया होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रॉप को, है ना, उस एरिया को बढ़ाना। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्रॉप्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगे ना, इसी को बोलते हैं हम, इस तरीके से भी हम एग्रीकल्चर डेवलप कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक एरिया होगा, जैसे उसमें हम क्रॉप्स ज्यादा लगाएंगे ना फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम क्रॉप्स लगाएंगे, वैसे वैसे क्रॉप्स भी हमें फिर बाद में फसल काटने के बाद, वैसे वैसे फिर हमें हमारे क्रॉप्स भी प्रोडक्शन में हमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स एग्रीकल्चर क्रॉप एरिया को बढ़ाना, क्रॉप एरिया को बढ़ाना आपने समझे होंगे फ्रेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल, और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई फील्ड होगा ना, ये फील्ड पहले इतने ही होंगे, फिर जब हम इस तरह से बढ़ाएंगे ना फील्ड के एरिया, यानी कि एरिया को,
अब इसमें जितना पहले मिल रहा है उससे ज्यादा मिलेंगे ना फ्रेंड्स। अब इससे क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिलेंगे। दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, अब इसके इरिगेशन फैसिलिटीज जहाँ से पानी जाते हैं ना खेत के लिए, उसको अच्छे से इम्प्रूव करना, फर्टिलाइजर्स को यूज करना साइंटिफिक तरीके से, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज करना। जैसे जैसे हम उसमें बीज बोएंगे ना, उससे दुगना या तिगना है ना फ्रेंड्स, वहां से हम क्रॉस ले सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करना, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं, ये सारे ऑपरेशन किसमें लाते हैं हम, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, है ना। ये आप समझ सकते हो। अब अल्टीमेट एम क्या है ना फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए जो हम इतने सारा कुछ कर रहा है, अल्टीमेट एम इसका क्या है, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना। अब फूड सिक्योरिटी क्या होता है ये आप समझिए। फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल, यानी कि सब लोगों के पास 3 टाइम खाना आना, है ना, खाना पहुंचाना, इसी को हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। जैसे है ना फ्रेंड्स, देखिए फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि तीनों टाइम सबके लिए खाना पहुंचाना और न्यूट्रिशियस फूड पहुंचाना, है ना, इसी को हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। और डाइटरी नीड्स जो है ना फ्रेंड्स, उस लोगों तक पहुंचाना। एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ के लिए सबको खाना देना, इसी को हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। यानी कि जो आपका अल्टीमेट एम जो है ना फ्रेंड्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ये क्या है, आपके फूड सिक्योरिटी, ये आप समझ सकते हो। अब एग्रीकल्चर जो है ना फ्रेंड्स और डेवलप हो चुके हैं दुनिया भर में, अलग अलग लेवल पे एग्रीकल्चर डेवलप हो चुके हैं। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना फ्रेंड्स, उसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब आबादी सबसे ज्यादा रहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में ना। यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, है ना। यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है वो मैंने पिछले की वीडियो में डिस्कस किया था। और जो मोस्टली जो आपका फील्ड होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज में स्मॉल होल्डिंग्स होते हैं, यानी कि खेत का जो साइज है ना ये छोटे ही होते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, मोस्टली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि आपने जितना इनके फैमिली के लिए जरूरी है ना उतना ही होते हैं। ये आप समझ सकते हो, पिछले की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, है ना। अब लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब होल्डिंग इनके पास जैसे ज्यादा होते हैं ना फ्रेंड्स, ये किसके लिए एग्रीकल्चर होते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब ये क्या होते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। जैसे कि कहाँ पे है लार्जर होल्डिंग्स, जो कमर्शियल एग्रीकल्चर होते हैं, ये है यूएस में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जैसे ये डेवलप कंट्रीज हैं। अब इन्हीं को लेके है ना फ्रेंड्स, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को लेके हम केस स्टडी पढ़ेंगे दो फार्मलैंड के, एक हुआ इंडिया एंड सेकेंड वन इज यूएस। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्या क्या है। अब ये यहाँ पे एक स्मॉल विलेज के नाम है फ्रेंड्स, जिसका नाम है आदिलाबाद, कहाँ पे, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। एक फार्मर है मुन्ना लाल बोल के ना, इस स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज, कहाँ पे, आदिलाबाद में। अब इस मुन्ना लाल के पास कितना है फार्मलैंड, 1.5 हेक्टेयर, यानी कि 1.5 हेक्टेयर इनके पास जमीन है। अब इसका जो घर है ना वो मेन विलेज में है, यानी कि उसका फील्ड है ना वो थोड़ा बाहर है विलेज से। अब इसने मुन्ना लाल ने हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड को परचेज किया है ना मार्केट से एवरी ईयर, यानी कि हर साल कहाँ से, मार्केट से हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को लेते हैं। अब इसका जो जमीन है वो फर्टाइल है, यानी कि ठीक ठाक मिट्टी है इनकी जमीन के अंदर, है ना, यानी कि फील्ड के अंदर। और ये इजीली साल में 2 बार क्रॉप्स को इजीली ग्रो कर पाते हैं यानी इसकी फील्ड के अंदर, मोस्टली वीट और राइस एंड पल्सेस। वीट और राइस के साथ साथ पल्सेस दालें भी इनके खेत में इजीली ग्रो कर पाते हैं। अब ये जो फार्मर जो है ना फ्रेंड्स, इनको एडवाइस देते हैं, अपने फ्रेंड्स और एल्डर्स बड़ों से एडवाइस मिलते हैं, एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स इनको एडवाइस देते हैं इसके फार्मिंग प्रैक्टिसेस की, है ना, कि भाई आप फार्मिंग अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो किस तरीके से करना है। ये कर आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब अगर आप गाँव के साइड से है तो, है ना। अब ये यूज कर रहे हैं आप अपने खेतों में ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं इसके लिए, अपने खेत को प्लपिंग के लिए। बट इसके कुछ फ्रेंड्स है ना फ्रेंड्स, फार्मर फ्रेंड्स, ये फिर भी आज के टाइम भी कौन सा यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि ये जो है ना बुलडॉग्स को यूज करते हैं इसके लिए, बुलकिंग के लिए, आपने देखा होगा फ्रेंड्स। अभी इसके साथ साथ जो इसके फील्ड के जो साइड पे है ना, यहाँ पे ट्यूबवेल है, पानी पानी के लिए जरूरी है ना ट्यूबवेल, ये आपने देखा होगा। अब मुन्ना लाल के पास 2 बेफेलोस के साथ कुछ
मुर्गियां भी हैं, गाँव में तो होता ही होगा, वो आपने देखा होगा। अब ये गाय से जो दूध देते हैं ना फ्रेंड्स, ये कोऑपरेटिव स्टोर में जमा करते हैं जो नियर बाय टाउन में है। अब ये मुन्ना लाल खुद भी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इनको एडवाइस देते हैं कि भाई आपके एनिमल जो है ना, यानी कि इनके गाय या आप बोलो कुछ भी एनिमल लाइफ स्टॉक होते हैं ना, उनको किस टाइप के फॉडर देना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी इनको एडवाइस देते हैं कि भाई आपको अपने लाइफ स्टॉक्स को कैसे प्रोटेक्ट करनी चाहिए, इस तरह की मेजर्स यानी कि एडवाइस देते हैं। और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ना, तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये आप गूगल करिए, ये टर्म जो है ना ये जरूरी है, यहाँ पे मैं नहीं बोलना चाहूंगा है ना, ये आपके लिए होमवर्क है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर देखिए। अब ये सारे जो फैमिली जो मेंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, वेरियस फार्म एक्टिविटीज, यानी कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला स्मॉल होल्डिंग्स होते हैं, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स जाके ही इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, वो आपने हमने ऊपर डिस्कस किया था ना। कभी कभी ये बैंक से लोन भी लेते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स बाजार से लाना होता है ना, ये हमने देखा होगा। अभी आपने प्रोड्यूस को यानी कि जो खेत से आते हैं इनको ये कहाँ पे मंडी में बेच देते हैं जो नियर बाय टाउन में है। अब जो ज्यादातर जो फार्मर्स जो होता है ना फ्रेंड्स, इनको लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज होते हैं। यहाँ पे देखा होगा ना फ्रेंड्स, अगर आप यूएस में जाएंगे ना, वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज जबरदस्त के होते हैं ना, जैसे ही यहाँ पे भी हमें होना चाहिए हमारे फार्मर्स के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज, यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं ना। दैट्स व्हाई इनको फोर्सिबली ये फोर्स हो जाते हैं फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस को मार्केट में जाके जल्दी से जल्दी ये बेच देना, अदरवाइज ये खराब हो जाएंगे। फिर भी जो आज के टाइम पे हमारा सरकार जो है ना फ्रेंड्स, अलग अलग स्टेप्स को उठाए हैं स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए फार्मर्स के लिए ना फ्रेंड्स, ये आपने देखा होगा। बट ऑन द अदर हैंड जब आप यूएस के फार्मलैंड को पढ़ेंगे ना, यहाँ पे क्या है देखिए, अब यूएस में फार्मलैंड जो है ना फ्रेंड्स, खुद साइज में बहुत ज्यादा है देन इंडियन फार्म। जैसे देखिए एक एक के पास कितने हैं यहाँ पे 250 हेक्टेयर्स, जैसे हमने ऊपर कितना पढ़ा था 1.5 हेक्टेयर्स, ये आप समझ सकते हो। अब जो यहाँ के फार्मर्स हैं ना यूएस के, ये जनरली अपने फार्म के ही अंदर अपने घर होते हैं, यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं आपके यूएस के फार्मलैंड में, जैसे कॉर्न हुआ, सोयाबीन हुआ, व्हीट हुआ, कॉटन एंड शुगर बीट ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो। यहाँ पे एक फार्मर है जो हेरोन है ना, हॉरेन, कहाँ पे रहते हैं, मिड वेस्ट यूएस में। तो मिड वेस्ट यूएस कौन से हुआ, यानी कि यूएस के पश्चिम साइड से ना, वेस्ट साइड से, ठीक है, ये आप समझ सकते हो। स्टेट इसका क्या है, लोअर स्टेट। इसके पास कितने जमीन है, 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड, देखिए फ्रेंड्स इसके पास, ये आप समझ सकते हो। अब 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड को ये मतलब इसके अंदर कैसे काम करेंगे ना, इसके लिए तो कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए। अब ये अपने फील्ड के अंदर इस क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, कौन है ना, एंड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्स मीट द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप्स, यानी कि यहाँ के लिए इस क्रॉप्स के लिए पानी भी चाहिए, जमीन भी ठीक ठाक चाहिए, ये सारा इसके पास अवेलेबल है। इसके साथ साथ एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन है ना, तो जैसे जैसे यहाँ पे ना फ्रेंड्स, जैसे क्रॉप्स होते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी घास होते हैं जी जो बाकी क्रॉप्स के लिए क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, यानी कि उसको खत्म करने के लिए एडिक्वेट मेजर्स को लेते हैं है ना। दैट्स व्हाई फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट्स व्हाई आपने सॉइल के सैंपल जो है ना फ्रेंड्स, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है ना, वहाँ पे बार बार भेजते रहते हैं कि भाई सॉइल का जो है ना, सॉइल के हेल्थ को चेक करने के लिए बार बार अपने यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी होते हैं ना, वहाँ पे ये सेंड करते रहते हैं वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट, यानी कि जो सॉइल जो है ना वो सही है कि नहीं, ये सेंड करते रहते हैं। इससे क्या होता है, जो होरेन को साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स प्रोग्राम अलग अलग के लेते हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, यही डेवलप कंट्रीज में ना साइंटिफिक तरीके से होते हैं ना एग्रीकल्चर, आप समझ सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, हिज कंप्यूटर इज लिंक टू सैटेलाइट, यानी कि जो इसके अपने जो फार्म लैंड पे जहाँ रहते हैं ना, इसका कंप्यूटर कहाँ से लिंक है, सैटेलाइट से है ना। सैटेलाइट इसको क्या देता है, पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, यानी कि पूरे है ना, आपने देखा होगा फ्रेंड्स 300 हेक्टेयर अब इसके पास जमीन है। अब ये बार बार कहाँ जाएंगे ना, डेट्स वाई ये आपने कंप्यूटर को किसके साथ लिंक करके रखा है, सैटेलाइट के साथ, बार बार चेक करते रहते हो आपने फील्ड के अंदर है ना। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं कैसे, जैसे देखिए फ्रेंड्स, स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को ये कैसे स्प्रे करते हैं,
जहाज के थ्रू है ना, ये आप देख रहे हो। क्यों? क्योंकि इसका फील्ड 300 हेक्टेयर, इतना तो आप समझ सकते हो। एंड पेस्टिसाइड्स वेदर दे आर रिक्वायर्ड है ना, जब पेस्टिसाइड्स डालना होता है ना खेत के अंदर दवाई, तो ये जहाज के थ्रू इसको स्प्रे करते हैं ना, ये आपने देखा। इसके साथ साथ ये ट्रैक्टर्स को यूज करते हैं, सीड ड्रिल्स, इसको बीज लगाने के ना फ्रेंड्स, सीड ड्रिल्स होते हैं, इसके थ्रू ये बीज लगाते हैं। लेवलर होता है, जमीन को लेवल करना होता है ना फ्रेंड्स, इसके पास है। कंबाइन हार्वेस्टर, जब फसल काटते हैं ना तो इसके पास ये भी मशीन होते हैं। थ्रेशर भी होते हैं, जब फसल काटते हैं ना फ्रेंड्स तो इसको थ्रेशिंग के लिए लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अनाज अलग करना होता है ना पाउडर से। तो ये सारे क्या है इसका एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। अब इसके साथ साथ जब ग्रेन्स अलग होते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज होते हैं साइड पे, यहाँ पे ये स्टोर करते हैं और डिस्पैच और टू मार्केट एजेंसीज, इसके बाद ये मार्केट में ये सेंड डिस्पैच करते हैं ना, सेंड करते हैं। अब यूएस के अंदर जो फार्मर जो होता है ना फ्रेंड्स, वो बिजनेसमैन की तरह है एंड नॉट लाइक पीजेंट्स फार्मर, यानी कि पीजेंट फार्मर जो है ना फ्रेंड्स इनकी तरह नहीं। जब यूएस में आप फार्मर्स देखेंगे ना, वो क्या है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये आप समझ सकते हो। तो ये होता है फ्रेंड्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। आपने देखा इंडिया में कैसे हो, यूएस में कैसे है, ये आपने देखा है ना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।